हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। जैसे आपको पता है टेस्ट सीरीज शुरू हो चुका है और ये टेस्ट सीरीज रोज सुबह 5 बजे लाइव चलता है। तो रोज सुबह 5 बजे लाइव आप हमसे जुड़ के अपना टेस्ट दे सकते हैं। और आज की इस वीडियो में सभी विषयों से 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न लिया गया है जो 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ही महत्वपूर्ण है। तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। पहला नंबर प्रश्न है, रंध्र का मुख्य कार्य क्या होता है? ए ऑप्शन है प्रकाश संश्लेषण, बी ऑप्शन है परिवहन, सी ऑप्शन है पोषण, डी ऑप्शन है गैसों का आदान प्रदान तथा वाष्पोत्सर्जन। तो जो रंध्र होता है उसका मुख्य कार्य क्या होता है? तो गैसों का आदान प्रदान तथा वाष्पोत्सर्जन होता है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो रंध्र होता है वो कहाँ पे पाया जाता है? तो पेड़ पौधों की पत्तियों में पाया जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दो नंबर प्रश्न है कि साइन स्क्वायर थीटा गुणे कोसेक थीटा किसके बराबर है? तो यहाँ पे दिया है साइन स्क्वायर थीटा गुणे यहाँ पे दिया है कोसेक थीटा और बोल रहा है कि ये किसके बराबर है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, साइन स्क्वायर थीटा है। स्क्वायर का मतलब क्या होता है? दो बार गुणा। तो यहाँ पे हम साइन थीटा को दो बार गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा गुणे यहाँ पे क्या लिखेंगे? साइन थीटा। यहाँ पे हम दो बार गुणा कर दिए, फिर यहाँ पे गुणा है तो गुणा दे देंगे। और यहाँ पे देखिए कोसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? तो कोसेक थीटा का फॉर्मूला 1/sin थीटा होता है। यही आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा, बचेगा क्या? यहाँ पे साइन थीटा गुणे 1। साइन थीटा में जब 1 से गुणा कीजिएगा तो क्या होगा? साइन थीटा ही होगा। यानी ये किसके बराबर होगा? तो साइन थीटा के बराबर होगा। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 3 नंबर प्रश्न है कि दो समानांतर समतल दर्पण के बीच रखी गई वस्तु का कितना प्रतिबिंब बनेगा? यहाँ पे बोल रहा है कि दो समानांतर दर्पण के बीच यहाँ पे कोई अगर वस्तु रख दिया जाए तो इसका कितना प्रतिबिंब बनेगा? ए ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन है 3, डी ऑप्शन है अनंत। तो यहाँ पे प्रश्न है कि दो समानांतर समतल दर्पण के बीच रखी गई वस्तु का कितना प्रतिबिंब बनता है? तो अनंत बनता है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 4 नंबर प्रश्न है कि भारत में सबसे ऊंची सड़क कहाँ मिलता है? ए ऑप्शन है दार्जिलिंग में, बी ऑप्शन है शिमला में, सी ऑप्शन है मेघालय में, डी ऑप्शन है लेह में। तो आपको यहाँ पे बताना है कि भारत में सबसे ऊंची सड़कें कहाँ मिलती हैं? तो ये लेह में मिलती हैं। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 5 नंबर प्रश्न है, श्वसन की क्रिया में खाद्य पदार्थों का क्या होता है? ए ऑप्शन है संश्लेषण, बी ऑप्शन है दहन, सी ऑप्शन है विघटन, डी ऑप्शन है परिवर्तन। तो यहाँ पे आपको बताना है श्वसन की क्रिया में खाद्य पदार्थों का क्या होता है? तो विघटन होता है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 6 नंबर प्रश्न है कि 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए किसके बराबर है? तो यहाँ पे प्रश्न है कि 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए ये किसके बराबर है? आपको यहाँ पे बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए आप इसमें गुणा करा दीजिए। 1 से किस में गुणा होगा? तो ये इसमें 1 में होगा, फिर साइन ए में होगा। यानी ये दोनों में गुणा होगा। तो 1 से सबसे पहले इसमें और इसमें दोनों में गुणा कराएंगे तो 1 में 1 से गुणा होगा तो 1 होगा, और यहाँ भी प्लस है और यहाँ भी प्लस है तो प्लस 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 हो जाएगा। 1 में साइन से ए से गुणा कराएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा साइन ए। फिर अब 1 से हो गया तो अब आपको किससे कराना पड़ेगा? यहाँ पे माइनस साइन ए से अब फिर 1 में गुणा कराना पड़ेगा, और फिर यहाँ पे प्लस साइन ए में गुणा कराना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए माइनस है और यहाँ पे प्लस है, तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। साइन ए में 1 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे साइन ए, और यहाँ पे भी देखिए अब माइनस है और यहाँ पे प्लस है, तो प्लस और माइनस क्या होगा? माइनस। साइन ए में साइन ए से गुणा होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? साइन ए स्क्वायर ए हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए प्लस साइन ए और माइनस साइन ए ये क्या हो जाएगा? कट जाएगा। यहाँ से बचेगा 1 और उधर क्या बचेगा? यहाँ पे माइनस साइन ए स्क्वायर ए।
तो यहाँ पे देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, तो ये फॉर्मूला होता है, और ये किसके बराबर होता है, तो ये कॉस स्क्वायर ए के बराबर होता है। कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह पे हम क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर ए लिखेंगे, यानी ये किसके बराबर होगा, तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए के बराबर होगा, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये भी प्रश्न आपको काफी आसानी से समझ में आया होगा। इसमें क्या करना था कि एक को लेना था और इन दोनों में गुणा करा देना था, तो यहाँ पे गुणा करा के लिख दिए। फिर यहाँ पे देखिए साइन ए आपको लेना है और इन दोनों में गुणा करा के यहाँ पे लिख देना है। बस यहाँ पे प्लस साइन ए और माइनस साइन ए यहाँ से कट जाएगा, इधर क्या बचेगा, माइनस साइन स्क्वायर ए, और इधर क्या बचेगा 1, तो यहाँ से 1 लिख दिए, और यहाँ पे माइनस जो साइन स्क्वायर ए बचा है यहाँ पे लिख दिए। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, तो ये कॉस स्क्वायर ए होता है, यानी यही क्या हो जाएगा इसका सही जवाब, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 7 नंबर प्रश्न है कि स्वस्थ लाभ के लिए पुत्रियों को क्या सिखाया गया है। ए ऑप्शन है खेलना, बी ऑप्शन है दिन भर पढ़ते रहना, सी ऑप्शन है दिन में खाना नहीं खाना, डी ऑप्शन है सोना। तो यहाँ पे आपको बताना है कि स्वस्थ लाभ के लिए पुत्रियों को क्या सिखाया गया है। तो स्वस्थ लाभ के लिए पुत्रियों को खेलना सिखाया गया है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 8 नंबर प्रश्न है कि खाना बनाने में प्रयुक्त द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस का मुख्य अवयव क्या होता है। जो हम एलपीजी का प्रयोग करते हैं खाना बनाने में, इस एलपीजी का मुख्य घटक क्या होता है, आपको यहाँ पे बताना है। ए ऑप्शन है प्रोपेन, बी ऑप्शन है मीथेन, सी ऑप्शन है ब्यूटेन, डी ऑप्शन है एथेन। तो यहाँ पे आपको बताना है खाना बनाने में प्रयुक्त द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस का मुख्य अवयव क्या होता है। तो खाना बनाने में हम किसका प्रयोग करते हैं, एलपीजी का प्रयोग करते हैं। और एलपीजी में क्या होता है, तो एलपीजी में क्या होता है, यहाँ पे ब्यूटेन होता है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि भारत में डीजल इंजन कहाँ बनते हैं। ए ऑप्शन है बनारसी में, बी ऑप्शन है कपूरथला में, सी ऑप्शन है बेंगलुरु में, डी ऑप्शन है छपरा में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में डीजल इंजन कहाँ पे बनते हैं। तो ये बनारसी में बनते हैं, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है किस श्वसन में अधिक ऊर्जा मुक्त होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि किस श्वसन में अधिक ऊर्जा मुक्त होता है। ए ऑप्शन है आक्सी श्वसन, बी ऑप्शन है अनाक्सी श्वसन, सी ऑप्शन है किण्वन, डी ऑप्शन है सभी में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस श्वसन में अधिक ऊर्जा मुक्त होता है। तो जो ऑक्सी श्वसन होता है उसमें अधिक ऊर्जा मुक्त होता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि दो संख्याओं का मौसा 15 तथा लसा 300 है। यदि पहली संख्या 50 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। यहाँ पे बोल रहा है कि दो संख्या है, उसका मौसा कितना दिया है, यानी HCF कितना दिया है 15, और लसा कितना दिया है यहाँ पे 300, यानी LCM कितना दिया है 300। और यहाँ पे देखिए पहली संख्या इसमें से 50 है, तो बोल रहा है दूसरी संख्या ज्ञात करें। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है एक, पहली संख्या गुणे यहाँ पे दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, LCM गुणे यहाँ पे क्या होता है HCF, यानी LCM HCF का मतलब क्या हुआ, लसा गुणे यहाँ पे क्या होता है मौसा। तो यहाँ पे देखिए पहली संख्या दिया है 50, तो पहली संख्या की जगह पे आपको 50 रखना है, गुणा है तो गुणा, दूसरी संख्या ज्ञात करना है, दूसरी संख्या हमको पता नहीं है तो इसको वैसे ही छोड़ दीजिए। LCM का मतलब क्या होता है लसा, लसा कितना दिया है यहाँ पे 300, तो यहाँ पे लिखेंगे 300 गुणे HCF यानी मौसा, मौसा कितना दिया है 15, तो यहाँ पे लिखेंगे 15। उसके बाद हमको देखिए दूसरी संख्या निकालना है, तो 50 इसमें गुणा कर रहा है तो उधर जाके क्या करेगा, भाग करेगा। भाग करने का मतलब कहाँ पे, बट्टा के नीचे चला जाएगा, यानी दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा 300 गुणे यहाँ पे 15, और बट्टा के नीचे क्या हो जाएगा यहाँ पे 50। तो एक जीरो से एक जीरो कट गया, और 5 छक कितना हो जाएगा यहाँ पे 30। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि 6 में कितना से गुणा करा देना है, 15 से गुणा करा देना है। तो 15 छक्का कितना होता है 90, यानी जो दूसरी संख्या होगा वो कितना होगा 90 होगा, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न यहाँ आप देखिए 12 नंबर प्रश्न है, सेन साहब किस कहानी के पात्र हैं? ए ऑप्शन है बहादुर, बी ऑप्शन है मछली, सी ऑप्शन है 20 के दांत, डी ऑप्शन है नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सेन साहब किस कहानी के पात्र हैं। तो सेन साहब 20 के दांत कहानी के पात्र हैं, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है, बैटरी अम्ल है, इसमें से आपको बताना है कि कौन बैटरी का अम्ल है। ए ऑप्शन है सांद्र H2SO4, बी ऑप्शन है सांद्र HNO3, सी ऑप्शन है सांद्र HCl, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है बैटरी अम्ल है, यानी बैटरी का अम्ल कौन सा है, बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है। तो सांद्र H2SO4 का प्रयोग किया जाता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि भारत का कौन सा नगर इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहलाती है। ए ऑप्शन है कोलकाता, बी ऑप्शन है बेंगलुरु, सी ऑप्शन है दिल्ली, डी ऑप्शन है पुणे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये कि भारत का कौन सा नगर इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहलाती है। तो जो बेंगलुरु है ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक, यहाँ पे बेंगलुरु जो नगर है वो क्या है, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहलाती है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि मनुष्यों के दांतों की सबसे ऊपरी परत क्या है। ए ऑप्शन है डेंटाइन, बी ऑप्शन है इनामेल, सी ऑप्शन है मज्जा गुहा, डी ऑप्शन है अस्थि। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मनुष्यों के दांत की सबसे ऊपरी परत क्या है। तो इनामेल है, और जो इनामेल होता है वो शरीर की सबसे मजबूत होता है पार्ट। तो यहाँ पे ये भी आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। जो दांत की ऊपरी परत होती है वो क्या होती है, इनामेल होती है, और ये सबसे मजबूत होती है। तो उम्मीद करते हैं ये सभी प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा है। तो समझ में आ रहा है तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए, और आप लोग एक भी प्रश्न स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न की सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं। ए ऑप्शन है सर्वांग सम, बी ऑप्शन है समरूप, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सभी समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। तो वैसे त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो तो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है कि सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं, क्या होते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम दो समबाहु त्रिभुज यहाँ पे बना रहे हैं, एक छोटा सा और एक यहाँ पे बड़ा सा। तो यहाँ पे देखिए ये तो यहाँ पे सर्वांगसम नहीं होंगे, लेकिन देखने में क्या लग रहे हैं, एक जैसे लग रहे हैं। तो ये क्या होते हैं, तो सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं, क्योंकि ये देखने में एक जैसे लगते हैं। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, तो समरूप होते हैं। और सभी वृत्त क्या होते हैं, तो सभी वृत्त भी क्या होते हैं, आपस में समरूप होते हैं। और सभी वर्ग भी आपस में क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। और सभी घन भी आपस में क्या होते हैं, समरूप होते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न है, गुस्सा पीना मुहावरे का सही अर्थ है। ए ऑप्शन है गुस्सा होना, बी ऑप्शन है क्रोध दबाना, सी ऑप्शन है गुस्से में पानी पीना, डी ऑप्शन है यहाँ पे क्रोधित होना। तो यहाँ पे आपको बताना है कि गुस्सा पीना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो यहाँ पे क्रोध को दबाना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि इमली में कौन सा अम्ल होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि जो इमली होता है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है। ए ऑप्शन है सिट्रिक अम्ल, बी ऑप्शन है टार्टरिक अम्ल, सी ऑप्शन है एसिटिक अम्ल, डी ऑप्शन है फॉर्मिक अम्ल। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो इमली होता है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो इमली में यहाँ पे टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और सिट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो जितने भी खट्टे फल होते हैं, नींबू, संतरा, इस सब में क्या पाया जाता है, तो इस सब में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है, कहवा यानी कॉफी का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। ए ऑप्शन है असम में,
बी ऑप्शन है कर्नाटक में, सी ऑप्शन है केरल में, डी ऑप्शन है तमिलनाडु में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो कहवा यानी जो कॉफी होता है वो किस राज्य में सबसे अधिक उत्पादन होता है उसका। तो यहाँ पे देखिए जो कर्नाटक है यहाँ पे कॉफी यानी कहवा सबसे अधिक होता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और चाय कहाँ सबसे अधिक उत्पादित होता है, तो जो असम होता है यहाँ पे चाय की जो पत्ती होती है वो सबसे ज्यादा कहाँ पे उत्पादित होती है, किस राज्य में, तो असम में होता है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। और कॉफी सबसे अधिक कहाँ पे होता है, कर्नाटक में, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है, बहुत ज्यादा चलने या दौड़ने से हमारी मांसपेशियों में दर्द क्यों होती है। ए ऑप्शन है इथेनॉल के संचय से, बी ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड के संचय से, सी ऑप्शन है ऊर्जा की कमी से, डी ऑप्शन है अधिक मात्रा में लैक्टिक अम्ल के संचय से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बहुत ज्यादा चलने या दौड़ने से हमारी मांसपेशियों में दर्द क्यों होता है, ये आपको बताना है। ये इसलिए होता है कि अधिक मात्रा में लैक्टिक अम्ल का संचय यानी जमाव हो जाता है, इसीलिए हमारे मांसपेशियों में दर्द का अनुभव होता है या दर्द होता है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 21 नंबर प्रश्न है कि cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री का मान ज्ञात करें। तो यहाँ पे cos 48 डिग्री का मान नहीं होता है और यहाँ पे 42 डिग्री का भी मान नहीं होता है। तो इसको जब कैसे सोल्व करेंगे, अगर यहाँ पे 60 होता और यहाँ पे 90 होता तो अब मान रख के उसमें से घटा लेते, लेकिन ये तो इसका मान ही नहीं पता है, तो इसको बनाएंगे कैसे। तो सबसे पहले यहाँ पे प्रश्न लिखते हैं cos 48 डिग्री माइनस यहाँ पे क्या है साइन 42 डिग्री। अब आपको क्या करना है कि दोनों में से किसी एक को यहाँ पे बदल देना है। तो यहाँ पे देखिए अगर आप पहले वाले को बदलते हैं तो दूसरे वाले को छोड़ना पड़ेगा, अगर आप दूसरे वाले को बदलते हैं तो पहले वाले को यहाँ पे छोड़ना पड़ेगा। तो फिर आपको यहाँ पे क्या करना है कि पहले वाले को आपको बदलना है, आपको जो भी बदलना है वो आप बदल सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे पहले वाले को बदलेंगे। तो यहाँ पे कॉस है तो कॉस लिखेंगे और 48 जो डिग्री है इसी को बदलना है। तो यहाँ पे देखिए 48 डिग्री को हम कैसे लिख सकते हैं, 90 डिग्री माइनस यहाँ पे क्या लिख देंगे 42 डिग्री। 90 में से 42 निकलेगा, कितना बचेगा यहाँ पे 48 डिग्री को ही हम कैसे लिख दिए 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री। फिर घटाएंगे तो कितना होगा 48 ही होगा, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारा यहाँ पे फॉर्मूला बन जाएगा। यहाँ पे माइनस है तो माइनस लिख देंगे, साइन यहाँ पे 42 डिग्री है तो यहाँ पे लिख देंगे साइन 42 डिग्री। उसके बाद यहाँ पे देखिए एक फॉर्मूला बन गया cos 90 डिग्री माइनस थीटा, क्या होता है साइन, और थीटा की जगह पे कितना है यहाँ पे 42 डिग्री है तो यहाँ पे लिखेंगे 42 डिग्री, माइनस है तो माइनस, और यहाँ पे देखिए साइन 42 डिग्री है तो यहाँ पे लिख देंगे साइन 42 डिग्री। अब साइन 42 डिग्री में से साइन 42 डिग्री घटेगा, कितना बचेगा 0 बचेगा। जैसे एक में से एक घटाया जाता है कितना बचता है 0, उसी तरह साइन 42 डिग्री में से साइन 42 डिग्री आप घटाइएगा तो कितना बचेगा 0 बचेगा। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये भी प्रश्न आपको काफी आसानी से समझ में आया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है कि लड़का आया था वाक्य में कौन सा काल है। ए ऑप्शन है वर्तमान काल, बी ऑप्शन है भूतकाल, सी ऑप्शन है भविष्य काल, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लड़का आया था ये एक वाक्य है, इस वाक्य में कौन सा काल है। तो इस वाक्य में कौन सा काल है, भूतकाल है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 23 नंबर प्रश्न है कि कॉपर और टीन से बने मिश्र धातु को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है पीतल, बी ऑप्शन है लोहा, सी ऑप्शन है सोल्डर, डी ऑप्शन है जर्मन सिल्वर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कॉपर और टीन से बने मिश्र धातु को हम क्या कहते हैं। तो हम सोल्डर कहते हैं, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो पीतल होता है ये भी मिश्र धातु होता है, ये किसका बना होता है, तो कॉपर और जिंक का मिलकर बना होता है। तो इसे भी आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है कि सबसे कठोर खनिज कौन सा है। ए ऑप्शन है लोहा, बी ऑप्शन है मैग्नीज, सी ऑप्शन है हीरा, डी ऑप्शन है सोना। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सबसे कठोर खनिज कौन सा है। तो सबसे कठोर खनिज कौन सा होता है, हीरा होता है। और जो हीरा होता है ये क्या होता है, अधातु होता है। तो इसे भी आपको यहाँ पे याद रखना है। और ये किसका अप्रूप होता है हीरा, तो कार्बन का अप्रूप होता है। तो ये भी आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 25
25 नंबर प्रश्न है, रक्त प्लाज्मा में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? जो रक्त प्लाज्मा होता है इसमें किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? ए ऑप्शन है प्रोटीन की, बी ऑप्शन है कार्बनिक लवण की, सी ऑप्शन है ग्लूकोज एवं वसा की, डी ऑप्शन है जल की। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो रक्त प्लाज्मा होता है उसमें किसकी मात्रा अधिक होती है, तो उसमें जल की मात्रा अधिक होती है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को आप लोग प्लीज शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो उसे आप लोग क्या कीजिएगा, नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर प्रश्न है कि x² प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा ज्ञात करें। अल्फा इंटू बीटा का मतलब क्या होता है यहाँ पे कि शून्यकों का गुणनफल। यहाँ पे आपको क्या निकालना है, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे c/a होता है, ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, c/a, तो यहाँ पे आपको c का मान रखना है, फिर यहाँ पे a का मान रखना है। तो यहाँ पे c और a का मान कहाँ से आएगा, तो जो ये बहुपद दिया है इसी में से आएगा। जो x² में गुणा करता है वो a होता है, जो केवल x में गुणा करता है वो b होता है, जिसमें x y कुछ भी नहीं होता है वो क्या होता है, यहाँ पे c होता है। यानी यहाँ पे देखिए a का मान कितना है, तो x² में क्या गुणा कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है, तो वहां पे जहां पे कुछ भी नहीं होता है वहां पे 1 होता है। b का मान यहाँ पे देखिए x में क्या गुणा कर रहा है, यहाँ पे 7 गुणा कर रहा है, यानी b का मान 7 है, और c का मान कितना है, 10 है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले c का मान रखना है, तो c का मान 10 है, तो यहाँ पे रखेंगे 10/a का मान कितना है, कुछ भी नहीं है, 1 है, तो यहाँ पे रख देंगे 1। 10/1 का मतलब क्या हुआ, 10, यानी शून्यकों का गुणनफल यहाँ पे कितना निकल गया, यहाँ पे निकल गया 10, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यहाँ पे ये भी आता है कि यहाँ पे शून्यकों का योग निकाले। शून्यकों का योग का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, -b/a होता है। तो यहाँ पे देखिए माइनस है तो माइनस, और b का मान यहाँ पे देखिए 7 है, तो यहाँ पे रख देंगे 7, और a का मान कितना है, 1 है, तो यहाँ पे रख देंगे 1, यानी -7/1 का मतलब क्या हुआ, -7 ही होगा। यानी यहाँ पे देखिए अल्फा प्लस बीटा, यानी शून्यकों का योग यहाँ पे अगर पूछता तो -7 होता, शून्यकों का गुणनफल पूछा है तो यहाँ पे कितना होगा, 10 होगा। तो ये दोनों ही प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 27 नंबर प्रश्न है कि कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ए ऑप्शन है मध्य प्रदेश में, बी ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश में, सी ऑप्शन है गुजरात में, डी ऑप्शन है असम में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर प्रश्न की आवर्त सारणी के वर्ग 17 के तत्वों कहलाते हैं। ए ऑप्शन है क्षार धातु, बी ऑप्शन है क्षारीय मृदा धातु, सी ऑप्शन है हैलोजेंस, डी ऑप्शन है संक्रमण तत्व। तो यहाँ पे आपको बताना है आवर्त सारणी के वर्ग 17 के तत्व क्या कहलाते हैं, तो हैलोजन कहलाते हैं, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर प्रश्न है कि वैश्वीकरण के फलस्वरूप विभिन्न देशों के बीच वृद्धि हुई है। ए ऑप्शन है आयात में, बी ऑप्शन है निर्यात में, सी ऑप्शन है दोनों में, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वैश्वीकरण के फलस्वरूप विभिन्न देशों के बीच वृद्धि हुई है। तो किसकी वृद्धि हुई है, तो आयात में भी वृद्धि हुई है और निर्यात में भी वृद्धि हुई है, यानी दोनों में वृद्धि हुई है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अंतिम प्रश्न यहाँ पे देखिए 30 नंबर प्रश्न है कि इनमें से कौन ऑक्सीजन का वाहक है। ए ऑप्शन है हिपैरिन, बी ऑप्शन है प्रोथ्रोम्बिन, सी ऑप्शन है हीमोग्लोबिन, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें से कौन ऑक्सीजन का वाहक है, यानी कौन ऑक्सीजन को ढोने का कार्य करता है, यानी ले जाने का कार्य करता है। तो यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन का वाहक कौन है, हीमोग्लोबिन है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो रक्त होता है, जो खून होता है, वो लाल किसके कारण से दिखाई देता है, तो इसी हीमोग्लोबिन के कारण से दिखाई देता है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। तो ये थे हमारे 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न, आप यहाँ पे टेस्ट दे लिए होंगे। तो अब आपका जितना आया ईमानदारी पूर्वक आप हमको बताइएगा कि आप 30 प्रश्नों में से कितना सही किए हैं और कितना गलत किए हैं। जितना भी आपका गलत हुआ है वो आप क्या कीजिएगा कि नोटबुक में लिख के उससे आप लोग रिवीजन उसका करते रहिएगा। ये देखते हैं यहाँ पे होमवर्क प्रश्न है कि
यहाँ पे देखिए ब्रिक के क्रियात्मक एवं रचनात्मक इकाई को कहते हैं। ए ऑप्शन है नेफ्रॉन, बी ऑप्शन है न्यूरॉन, सी ऑप्शन है अधिवृक्क, डी ऑप्शन है मूत्रमार्ग। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ब्रिक के क्रियात्मक एवं रचनात्मक इकाई को क्या कहते हैं। तो जो भी ऑप्शन इसमें से सही लगे वो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा। एक बार क्लास टाइमिंग देख लीजिए, टेस्ट कब होता है तो सुबह 5 बजे, सब्जेक्टिव प्रश्न कब होता है तो 1 बजे दिन में, मॉडल पेपर कब होता है तो 6 बजे शाम में, क्रैश कोर्स कब होता है तो रात 8 बजे। हमारा थोड़ा तबीयत सही नहीं रह रहा है इसीलिए क्लास थोड़ा सा मिस हो जा रहा है, क्लास नहीं आ पा रहा है, नहीं ले पा रहे हैं, तो आप लोग दिल से सॉरी बोलते हैं। और जितना जल्दी हम हो सके सही हो जाए तो आपका क्लास यहाँ पे रेगुलर हो, तो उम्मीद करिए कि मतलब कल से ठीक हो जाए और हम क्लास यहाँ पे रेगुलर लें। तो यहाँ पे देखिए वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।